वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने दीपावली कैसे मनाई मुझे कमेंट करके लिखना। मेरी तो अच्छी मनी। तो चलिए फिर पढ़ाई की बात करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है आर्थिक विकास के अभिसूचकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग आर्थिक विकास के जो अभिसूचक है या फिर इंडिकेटर्स जिसको बोल सकते हैं उसको हम लोग व्याख्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैमुअल्सन के अनुसार राष्ट्रों की प्रगति अथवा विकास अनेक दिशाओं में होता है। उनकी जनसंख्या बढ़ती है, कुल उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा में वृद्धि होती है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा, जीवन स्तर, पारिवारिक स्तर तथा मनोरंजन के साधनों व उपायों आदि में परिवर्तन होते हैं। आर्थिक विकास की माप के संबंध में सबसे जटिल समस्या यह है कि किन किन विधियों की गणना की जाए तथा उसके बाद उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। तो आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे जटिलता आती है कि उसके लिए किस किस मापदंड का यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको मापने के लिए निम्नलिखित मापदंड है। पहला है प्राचीन मापदंड जो कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्राचीन मापदंड क्या क्या है। प्राचीन मापदंड प्राचीन अर्थशास्त्रियों एवं विचारकों ने आर्थिक विकास के अलग अलग मापदंड बताए हैं। ठीक है, वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों ने किसी देश में उपलब्ध सोने चांदी की मात्रा तथा विदेशी व्यापार की मात्रा को आर्थिक विकास का सूचक माना है। ठीक है, एडम स्मिथ तथा समकालीन अर्थशास्त्रियों ने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का अधिक होना ही आर्थिक विकास माना है। तो वहीं कार्ल मार्क्स ने अधिकतम सामाजिक कल्याण के आधार पर समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना को ही आर्थिक विकास का मापदंड माना है। जे.एस. मिल ने सहकारिता की स्थापना को ही आर्थिक विकास का मापदंड माना है। ठीक है, तो जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री, उन्होंने सोने चांदी की मात्रा को माना है। तो एडम स्मिथ ने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का अधिक होना को माना है और कार्ल मार्क्स ने अधिकतम सामाजिक कल्याण को माना है। तो वहीं फिर जे.एस. मिल ने सहकारिता की स्थापना को क्या है आर्थिक विकास का मापदंड माना है। तो अलग अलग अर्थशास्त्री अपना अलग अलग मत देते हैं और उसके अनुसार आर्थिक विकास का मापदंड क्या है अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं कि अब आधुनिक अर्थशास्त्री किस मापदंड को अपनाते हैं। आधुनिक मापदंड प्राचीन अर्थशास्त्रियों की ही भांति आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी आर्थिक विकास का कोई निश्चित मापदंड नहीं बताया है। फिर भी आधुनिक विकासवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक विकास के निम्नलिखित मापदंड प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, जिसमें पहले है वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि मापदंड। प्रोफेसर मायर एवं बॉल्डविन कुजनेट्स, यंगसन तथा मिड इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। इन्होंने किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को उस देश के आर्थिक विकास का सूचक बताया। इन्होंने बताया कि अगर देश का वास्तविक जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि होता है तो वो क्या है आर्थिक विकास का अभिसूचक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तो यह कहा जा सकता है कि वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। इस विचारधारा को महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे चित्र द्वारा भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो ये इसका फिगर है कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, इधर टाइम दिखाया गया, इधर राष्ट्रीय आय में परिवर्तन डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। ठीक है, ये एक वक्र वाई है, ये यहाँ से और एक वक्र गया हुआ है y1, ये यहाँ पे मिड पॉइंट है जो एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, तो ये ई है, ये टी है, यहाँ पे ओ है, बी है और ए है। ठीक है, चित्र से एक्स अक्ष पर समय तथा वाई अक्ष पर राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है। रेखा वाई देश ए में राष्ट्रीय आय के स्तर को तथा रेखा y1 देश बी में राष्ट्रीय आय के स्तर को प्रदर्शित करती है। ठीक है, मतलब कि दो देश लिया गया है ए और बी। जो वाई रेखा है वो देश ए के आय स्तर को बता रही है और जो y1 है वो देश बी का आय स्तर को बता रही है। समय टी तथा देश ए की राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश बी की अपेक्षा अधिक है, परंतु दीर्घकालीन विकास परियोजनाओं के प्रारंभ होने से देश बी की राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि होती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का मापदंड
मानने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, वास्तविक राष्ट्रीय आय को हम लोग सही मापदंड आर्थिक विकास को मापने के लिए नहीं मान सकते हैं, जिसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती है, जैसे आंकड़ों को एकत्र करने की कठिनाई, वस्तुओं एवं सेवाओं के चयन की कठिनाई, दोहरी गणना की कठिनाई तथा मूल्यों के चुनाव की कठिनाई आदि। ठीक है। दूसरा है, इसमें जनसंख्या की समस्या पर क्या है, ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि वास्तविक राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़े तत्व आर्थिक विकास ना होकर आर्थिक अवनति होगी। ठीक है। तीसरा है, आर्थिक विकास के इस मापदंड में समाज में व्याप्त आय के वितरण पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने में आय के वितरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चौथा, यदि आय में वृद्धि के बावजूद उपभोग में वृद्धि ना हो तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक नहीं हो सकेगी, क्योंकि वास्तविक आय में असमान वितरण में आर्थिक संकेंद्रण होता है और पूंजीपतियों के हाथों में ही अधिकांश संपत्ति संकेंद्रित होने लगती है, जिससे समाज के उपभोग स्तर में वृद्धि नहीं हो पाती है। पांचवा है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि सदैव आर्थिक विकास का घोतक नहीं है। यदि वास्तविक राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन की वृद्धि प्राकृतिक साधनों के रिक्तीकरण अथवा श्रमिकों के शोषण का परिणाम है तो इसको क्या है, विकास नहीं कहा जा सकता। ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट जो होगा वो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का मापदंड। इस विचार के समर्थकों का मत है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का सही मापदंड नहीं है, बल्कि देश में प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को उस देश के आर्थिक विकास का अभिसूचक के रूप में माना जाना चाहिए। किसी भी देश के सम्मुख सबसे प्रमुख समस्या होती है अपने देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, और जीवन स्तर का प्रति व्यक्ति आय से प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है। तो इससे पहले के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या माना था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि को ही हम लोग आर्थिक विकास का सूचक मान सकते हैं, पर उसमें भी बहुत सारा कठिनाई था। तो फिर दूसरा विचार लिया गया कि प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि है उसको आर्थिक विकास का मापदंड माना जाना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर पॉल बरन के अनुसार आर्थिक विकास की परिभाषा भौतिक वस्तुओं की एक निश्चित काल में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि के रूप में की जानी चाहिए। इस तरह प्रति व्यक्ति आय विचारधारा का एक अच्छा अभिसूचक है। पहले विचारधारा की तरह इस विचारधारा में भी निम्नलिखित कमियां। ठीक है। तो पहला जो विचारधारा था उसमें भी बहुत सारा कठिनाई आ रहा था, वैसे ही इसमें भी कुछ त्रुटियां पाई गई। तो चलिए देखते हैं क्या त्रुटियां हैं। यह विचारधारा इन प्रश्नों को गौण बना देती है जो समाज के ढांचे, उसकी जनसंख्या के आकार एवं बनावट, उसकी समस्याओं तथा साधन स्वरूपों और समाज के सदस्यों को उत्पादन के समान वितरण से संबंध रखते हैं। ठीक है। दूसरा है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उपभोग के स्तर में वृद्धि की कोई गारंटी नहीं देती है। तीसरा है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के साथ प्रति उपभोग में कमी भी हो सकती है। ऐसा तब होता है जब लोग बचत अधिक करने लगते हैं या राज्य बढ़ी हुई आय का प्रयोग सैन्य एवं अन्य गैर विकास योजनाओं में करने लगते हैं। चौथा है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होने पर वस्तु न्यायोचित वितरण न होने से धनी अधिक धनी तथा गरीब अधिक गरीब हो जाते हैं। आय के न्यायोचित वितरण के बिना सामाजिक आर्थिक कल्याण में वृद्धि होना संभव नहीं है। ठीक है। तो जो दूसरा पॉइंट लिया गया था कि हम लोग राष्ट्रीय आय में वृद्धि को ना लेकर के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को उचित मापदंड मान के चलते हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ कमियां पाई गई। तो उसके लिए फिर तीसरा मापदंड अपनाया गया, वह है अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संरचना का स्वरूप। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संरचना का स्वरूप कैसा है। तो देखते हैं, किसी देश की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न व्यवसायों में लगा होना है। आर्थिक विकास एवं जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण के बोध धनात्मक सहसंबंध होता है। प्रोफेसर कोलिन क्लॉक ने समस्त कार्यशील जनसंख्या को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आएगा, द्वितीयक में उद्योग क्षेत्र और तृतीयक में सेवा क्षेत्र। इतना पता होना चाहिए सभी को।
तो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में कमी तथा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान राष्ट्रीय आय में अधिक होता है तथा देश की अधिकांश कार्यशील जनता इस क्षेत्र में लगी रहती है। ठीक है, अब देखते हैं कि चौथा जो आर्थिक विकास का भी सूचक है वो है कल्याण वृद्धि मापदंड। ठीक है, आर्थिक कल्याण वृद्धि मापदंड, यह मापदंड राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के स्थान पर लोगों के आर्थिक कल्याण या जीवन स्तर में वृद्धि को आर्थिक विकास की कसौटी के रूप में स्वीकार करता है। इस मापदंड के भी कुछ दोष हैं जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला, अल्प विकसित देशों में उपभोग प्रवृत्ति पहले से ही अधिक है और इस देशों में उपभोग को कम करने का प्रयास भी किया जाता है ताकि बचतों में वृद्धि करके निर्माण को बढ़ाया जा सके। इस तरह इन देशों में उपभोग को बढ़ावा देने का अर्थ होगा कि देश को अविकसित अवस्था में बनाए रखना। दूसरा है, उपभोग तथा जीवन स्तर अत्यंत भ्रामक शब्द है जिसकी निरपेक्ष माप संभव नहीं है। तीसरा है, कल्याण के दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर केवल इस बात पर ही विचार नहीं किया जा सकता है कि क्या और कितना उत्पादित किया जा रहा है, यह भी देखना होगा। यह संभव है कि राष्ट्रीय प्रदा बढ़ने के साथ साथ वास्तविक और सामाजिक लागतों में भी वृद्धि हो जाए जो अत्यंत सामाजिक कल्याण को सीमित कर दे। तो इसके बाद आता है पांचवा पॉइंट कि आर्थिक कल्याण को कैसे मापा जा सकता है। तो पांचवा पॉइंट है सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचक मापदंड। आर्थिक विकास के माप के रूप में सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद से असंतुष्ट अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को सामाजिक अथवा आधारभूत आवश्यकता सूचक के रूप में मापना प्रारंभ किया है। इसका कारण यह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के सूचक जीएनपी डिवाइडेड बाय जीएनपी प्रति व्यक्ति वृद्धि की धारणा में गरीबी, बेरोजगारी तथा आय असमानता जैसी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता। हिक्स और स्ट्रीटन ने मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत निम्नलिखित 6 सामाजिक सूचकों को सम्मिलित किया है। पहला है स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा। ठीक है, वो इधर मूलभूत आवश्यकता, इधर साइड सूचक है। दूसरा है शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों में जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार दाखिले द्वारा साक्षरता की दर। तीसरा है खाद्य, प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति। चौथा है जल आपूर्ति, शिशु मृत्यु दर तथा पीने योग्य पानी तक कितने प्रतिशत जनसंख्या की पहुंच है। पांचवा है स्वच्छता, शिशु मृत्यु दर तथा स्वच्छता प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत। छठा है आवास, कुछ नहीं। सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचकों से संबंधित विकास का एक सामान्य सूचक बनाने के मार्ग में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। पहला है, ऐसे सूचक में शामिल किए जाने वाले मदों की संख्या और किस्मों के बारे में अर्थशास्त्रियों के बीच एकमत नहीं है। ठीक है, दूसरा है विभिन्न मदों को भार देने की समस्या भी उत्पन्न होती है। तीसरा है, सामाजिक सूचक वर्तमान कल्याण से संबंधित होते हैं ना कि भविष्य के कल्याण से। चौथा है, अधिकतर सूचक आगते हैं ना कि निर्गत जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। पांचवा है, उनमें मूल्य निर्णय पाए जाते हैं अतः मूल्य निर्णयों से बचने और सुगमता के लिए अर्थशास्त्री तथा भू-एनओ के संगठन जीएनपी प्रति व्यक्ति को आर्थिक विकास के माप के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रत्येक मापदंड के अपने अपने गुण एवं दोष है अतः सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए किसी एक ही मापदंड का चुनाव करना सही नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि विकसित देशों के विकास का अभिसूचक राष्ट्रीय आय में वृद्धि माना जाना चाहिए तथा अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के रूप में प्रति व्यक्ति आय तथा आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि को स्वीकार किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आए। अगर टॉपिक पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक किस मतलब नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे बना सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।